हेलो, नमस्कार, जय जोहार। वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और करंट अफेयर प्रोग्राम की नए वीडियो में मैं आपका सबका दोबारा से एक बार स्वागत करता हूं, जहां हम 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के छत्तीसगढ़ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी अपडेट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है शतरंज टॉर्च रैली। इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है, मगर मैं आप सबको कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आई हैं इससे, वो मैं आप सबको बताता चलूं। ये रैली जो है रायपुर में पहुंची, वो 16 जुलाई को पहुंची थी। ये किस चीज की रैली है? तो ये शतरंज ओलंपियाड एक हमारे यहाँ आयोजित किया जा रहा है भारत में। ये 44वां शतरंज ओलंपियाड है और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये चेन्नई के महाबलीपुरम में आयोजित किया जा रहा है। कब से आयोजित किया जा रहा है? तो 28 जुलाई से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें और क्या अपडेट है हमारे लिए जानने के लिए? तो ओलंपिक के ही तर्ज में इस बार पहली बार शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार टॉर्च रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भारत से की गई। कहां से? दिल्ली से। और ये जो मसाल है ये देश भर के 75 प्रमुख शहरों से होते हुए लास्ट में महाबलीपुरम पहुंचा। तो इसी क्रम में ये जो मसाल रैली थी, ये 61वां पड़ाव बना इसका रायपुर, और रायपुर ये पहुंचा 16 जुलाई को। लेकर के आने वाले कौन थे? तो प्रवीण थिमसे जी। ये जो आपको एक शख्स दिख रहे हैं, ये प्रवीण थिमसे जी हैं। ये भुवनेश्वर से थे, ग्रैंड मास्टर रहे हैं अपने समय में। ये जो टॉर्च थी इसको लेकर के आए, सीएम को हैंडओवर किया और सीएम ने इसको फिर आगे किरण अग्रवाल जी को हैंडओवर कर दिया। किरण अग्रवाल जी कौन है? तो ये एक वेटरन शतरंज की प्लेयर रही हैं हमारे यहाँ से, छत्तीसगढ़ से, राजनांदगांव से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अपने समय में वुमेन फील्ड मास्टर का खिताब जीता हुआ है। इसके अलावा अगर देखें तो 1986 और 1990 में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। किस चीज में? तो आपके शतरंज ओलंपियाड में। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। 16 जुलाई को ये आया था रायपुर, इसका 61वां पड़ाव था। और किस खिलाड़ी को यह सौंपा गया? तो ये सौंपा गया किरण अग्रवाल जी को। व्यापम का नेचर आप सब जानते हैं, कई बार वेटरन खिलाड़ी का भी नाम दे देता है और उनको स्पोर्ट से मैच करने के लिए बोलता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और एक नया अपडेट निकल के आया है कि प्रदेश के भी 6 खिलाड़ी इस आयोजन में, मतलब कि आपके शतरंज ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करेंगे। और राज्य सरकार ने शतरंज को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। कहां? बालोद जिले में। उस पायलट प्रोजेक्ट का क्या नाम है अगर देखें तो वो है चेस इन स्कूल। चेस इन स्कूल। स्कूल में चेस का कंपटीशन कराया जाएगा, बच्चों को चेस सिखाया जाएगा ताकि उनका इस खेल के प्रति रुझान जो है वो बढ़े। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और यह पायलट प्रोजेक्ट चेस इन स्कूल शुरू करने वाला बालोद जो है देश का प्रथम जिला बना है। तो ये शतरंज ओलंपियाड से संबंधित इतने सारे अपडेट्स थे। किरण अग्रवाल जी का नाम आपको याद रखना है, प्रवीण थिमसे जी का नाम आपको याद रखना है। दूसरा अगर टॉपिक आज का हम देखें वो है आपका विधानसभा मानसून सत्र। सबको पता है विधानसभा हो या लोकसभा हो, 3 सत्र चलते हैं। एक है आपका बजट सेशन, दूसरा विंटर सेशन, तीसरा मानसून सेशन। कौन सा सबसे लंबा सेशन होता है, कौन सा सबसे शॉर्ट सेशन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको जरूर से पढ़ाई करके रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जो 20 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक चला, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक देखें तो वो है हसदेव अरण्य क्षेत्र जो है, वहां पे कोल ब्लॉक जो आवंटन हुआ था उसको रद्द करने के लिए धर्मजीत सिंह जो जोगी कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने एक अशासकीय संकल्प, नॉन गवर्नमेंट संकल्प एक प्रेजेंट किया और उसको जो है सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। क्योंकि एक पॉपुलर डिमांड थी कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयले की खुदाई ना की जाए। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने इस अशासकीय संकल्प का समर्थन किया और ये फाइनली ये सर्वसम्मति से पास हो गया है। तो धर्मजीत सिंह, कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि धर्मजीत सिंह कौन है या फिर ये अशासकीय संकल्प किसने प्रस्तुत किया था, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और ये हसदेव अरण्य क्षेत्र कहाँ है? ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा है। ये सरगुजा का सदर्न पार्ट और आपके कोरबा का नॉर्दर्न पार्ट को मिला करके हसदेव अरण्य क्षेत्र बनता है। ज्यादा विरोध किस चीज का था? इस एरिया में जो है 1995 वर्ग किलोमीटर का एक लेमरू हाथी रिजर्व बनने जा रहा है, जो हाथियों के एक क्या बोल सकते हैं, हैबिटाट बोल सकते हैं, रहने का घर है। अगर यहाँ पे कोयले की खुदाई प्रारंभ हो जाती है तो उनका हैबिटाट छिन जाएगा और वापस से, आप सबको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद जो है काफी विकराल रूप से चलता है सरगुजा क्षेत्र में, उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये क्षेत्र एंशिएंट हमारे जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उनका भी घर है
अगर ये उनसे छिनता है तो ये उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो जिसको लेकर के काफी ज्यादा एजिटेशन रहा, विरोध प्रदर्शन चले, और उसको देखते हुए फाइनली राज्य सरकार ने ये एक अशासकीय संकल्प का समर्थन किया और ये पास हो गया। दूसरा अगर अपडेट देखें तो नेता प्रतिपक्ष जो भाजपा से हैं, धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने क्या प्रस्तुत किया, राज्य सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर ये पास हो जाता है तो क्या होता है, राज्य सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन क्या ये पास हो पाया? बिल्कुल नहीं। आप सबको पता है संख्या बल कैसी है हमारे विधानसभा की, और ये फाइनली जो अविश्वास प्रस्ताव था ये ध्वनि मत से गिरा दिया गया। ठीक है, ध्वनि मत क्या होता है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, वोटिंग का एक तरीका है। और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे हमारे संविधान का पार्ट बनता है, इसको जा करके अध्ययन करके रखें। ये कभी कभी आपके पीएससी के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें पूछता है कि अविश्वास प्रस्ताव कैसा लाया जाता है, पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए, ये सारी चीजें आपके संविधान का पार्ट है। तीसरा अगर टॉपिक देखें तो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया इसी मानसून सत्र में। कितने का प्रस्तुत किया गया? तो 2904 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा मुख्य बजट जो हमारा आया था वो लगभग 1,12,000 का था, और इस अनुपूरक बजट को हम जोड़ देते हैं अगर तो टोटल हो जाता है 1,15,507 करोड़ रुपए का हमारा टोटल बजट, जो कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद 22 सालों के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है विधानसभा मानसून सत्र से रिलेटेड। तीसरा अपडेट देखें तो हर घर हरेली महाअभियान जो 18 जुलाई सावन के प्रथम सोमवार से रायपुर नगर निगम के द्वारा चलाया गया, ये क्या है? तो इसमें नगर निगम जो है अपने पसंद के पौधे आपको निःशुल्क प्रोवाइड करा रही है अगर आप इस नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं या फिर रायपुर जिला के निवासी हैं। तो इससे क्या होगा, तो प्लांटेशन को बढ़ावा मिलेगा। आप सबको पता है यही मौसम सबसे अनुकूल होता है पेड़ पौधे लगाने के लिए, इसलिए ऐसे अभियान जो है इसी मौसम में सबसे अधिक चलाए जाते हैं। तो आपसे ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर घर हरेली महाअभियान किस जिले में या किस नगर निगम के द्वारा चलाया गया? तो वो रायपुर नगर निगम के द्वारा चलाया गया। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने पिछले करंट अफेयर्स में कवर किया था ऑलरेडी कि रायपुर नगर निगम के द्वारा मोर महापौर मोर द्वार अभियान भी चलाया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। कभी पूछता है कि मोर महापौर मोर द्वार क्या है या फिर किस नगर निगम से संबंधित है, तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है कि ये रायपुर नगर निगम से संबंधित है। और ये क्या है अगर बोला जाए तो ये जैसे आपका भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था उसी के तर्ज पे आपके जो महापौर होते हैं वो अलग अलग वार्डों में विजिट करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उसका निराकरण करते हैं। तीसरा अगर देखें तो अखिल भारतीय महापौर अधिवेशन 27 और 28 अगस्त को रायपुर में होने वाला है। इसमें देश भर के 222 महापौर जो हैं एकत्रित होंगे, और ये पहली बार है कि ये महापौर अधिवेशन जो है रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये अब तक का 50वां महापौर अधिवेशन होगा। और ये क्यों अब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि अखिल भारतीय महापौर अधिवेशन कब आयोजित किया जा रहा है या कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ये डेट याद रखना है और जगह याद रखना है। तो रायपुर से संबंधित इतने अपडेट्स थे। तीसरा अगर टॉपिक देखें तो छत्तीसगढ़ के पहली तिहार कौन सा रथे? हरेली। कब मनाएगी? 28 जुलाई के। कब मनाए जाते हैं? तो सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। 28 जुलाई को प्रदेश भर में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इस दिन? तो आप सबको पता है गुरहा चीला खाने के लिए मिलता है। गुरहा चीला के अलावा बच्चे बहुत खुशी खुशी गेड़ी चढ़ते हैं, गेड़ी से दौड़ लगाते हैं। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो नारियल फेंक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं और रस्सी खींच में पार्टिसिपेट करते हैं। इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है इस दिन। इस दिन और क्या किया जाता है? तो जितने भी आपके औजार होते हैं, खेती से संबंधित औजार होते हैं, आपका हल हो गया जिसको नांगर बोला जाता है, और क्या हो गया गैंती, रापा, इन सब का काम इस दिन पूरा हो जाता है, क्योंकि हम सबको पता है बुआई, जुताई, रोपाई का काम अब तक पूरा हो गया है। तो इनको धो पोछ करके इनकी पूजा की जाती है, इनके प्रति धन्यवाद अर्पण किया जाता है। तो ये एक मुख्य काम है ही। इसके अलावा ये जो गेड़ी जो है आपका, पहले के जमाने में गाँव में सड़क वगैरह नहीं होती थी तो बहुत ज्यादा कीचड़ होता था, उससे बचने के लिए बच्चे इसमें चढ़ते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, ये हमारे कल्चर का पार्ट बन गया। अब इसको लोग मनोरंजन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है, गेड़ी दौड़ के अलावा अगर और चीजें देखें तो जो यादव समाज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, घर घर विजिट करते हैं, और ये जो गाय होती है हमारी, गाय, बैल या भैंस, उनको क्या है नमक, आटा और बरगंडे का पत्ता ये एक साथ खिलाया जाता है। यहाँ पे ये मुख्यमंत्री जी खिला रहे हैं, तो ये घर घर में ये चीज किया जाता है और इसके बदले उनको जो है कुछ घर वालों की तरफ से दान पुण्य किया जाता है। और जो लोहार जाति के लोग होते हैं इस दिन क्या करते हैं, घर घर में घरों में जाकर के चौखट पर
हर घर के चौखट पर कील ठोकते हैं और उसमें नीम के पत्तों को टांग दिया जाता है। इससे क्या है, बुरी जो एनर्जी होती है ऐसा माना जाता है कि वो हमारे घरों से दूर रहती है। और इसके अलावा और क्या मान्यता है, जो बरसात का दिन होता है कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, वो भी क्योंकि नीम का नेचर जो है, स्वभाव जो है वो कड़वा है, तो इसकी वजह से वो भी दूर रहेंगे, ऐसी मान्यता है। तो इतने फैक्ट्स आप सबको याद रखना है हरेली से संबंधित। और क्या फैक्ट है अगर देखें तो इसी दिन बस्तर में अमूस का त्योहार मनाया गया और इसी दिन से बस्तर दशहरे की शुरुआत भी हो गई है। अगला अपडेट देखें, हरेली त्योहार से संबंधित है। इस दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट घोषणाएं की गई हैं अगर देखें तो गौमूत्र खरीदी की घोषणा की गई है। वो कब से शुरुआत हो गई, आपके 28 जुलाई हरेली के दिन से ही। 2 साल पहले जो है इसी दिन से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अभी किसानों से और गो पालकों से 2 रुपए प्रति किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। अब ये गौमूत्र की खरीदी जो है 4 रुपए प्रति लीटर में की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये जो योजना है, ये प्रथम स्टेज में प्रत्येक जिले में 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों से ये गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। प्रदेश में कुल कितने गौठान हैं, कुल कितने स्वावलंबी गौठान हैं, किस जिले में सर्वाधिक स्वावलंबी गौठान है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। गौमूत्र खरीदी करके सरकार करेगी क्या, तो स्व सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनसे मदद लेगी और उसको जीवामृत और कीटनाशक बनाया जाएगा। ये क्या होता है भैया, जीवामृत और कीटनाशक क्या होता है अगर देखें तो ये जो आपके फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, रासायनिक कीटनाशक खेती में, उसकी जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा अगर देखें तो कृषि में कास्ट लागत कम होगी, मतलब ओवरऑल खर्चा हमारा कम होगा। पशुपालकों को अतिरिक्त आय, ऑब्वियसली खर्चा कम होगा तो इनकम बढ़ेगा और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार का जो टारगेट है कि राज्य को जो जैविक राज्य बनाना है, तो जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा तो जैविक राज्य बनने की तरफ हम अग्रसर होंगे। और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी आज से 2 साल पहले, मतलब ठीक 2 साल पहले के हरेली से इसकी शुरुआत की गई थी। इसी दिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया, वो है महतारी न्याय रथ, महतारी न्याय रथ यात्रा। ये क्या होगा, तो इसकी शुरुआत भी जो है, हाँ एक चीज मैं और बता दूं, गौमूत्र खरीदी की शुरुआत और ये महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई है, तो ये करसा ग्राम दुर्ग से किया गया है। ये करसा ग्राम जो है दुर्ग में है। कभी कभी ऐसे सवाल भी बना लिए जाते हैं, तो इस जगह को भी आपको याद रखना है। और महतारी न्याय रथ यात्रा क्या है, तो राज्य महिला आयोग जो है उसका एक इनिशिएटिव है। इसमें एक ये रथ रहेगा जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसको मुख्यमंत्री जी और किरणमयी नायक जो महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष हैं, ये इसको उद्घाटन कर रहे हैं इसका। अब ये पूरे प्रदेश भर में घूमेगा और कहाँ कहाँ जाएगा अगर देखें तो ये 9 जिलों में शुरुआत में जाएगा प्रथम चरण में। इससे होगा क्या, तो महिलाओं को जो है जागरूक किया जाएगा उनके कानूनी अधिकार के प्रति। ये रथ में जो है हर वक्त 2 अधिवक्ता रहेंगे और वो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। जरूरत पड़ने पे उन्हें विधिक सहायता भी दी जाएगी। ये जो जागरूकता है वो कैसे किया जाएगा, तो शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से। जो महिला अधिकारों के प्रति जो है शॉर्ट फिल्म्स ऑलरेडी बनी हुई हैं देश भर में, उनको इसमें प्रदर्शित किया जाएगा, ब्रोचर्स दिए जाएंगे, लोगों से मिला जाएगा, इस तरीके से महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। तो ये एक अपडेट है जो 28 जुलाई को ही शुरू हुआ, महतारी न्याय रथ यात्रा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस वर्ष हरेली के दिन से कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई, तो ये दोनों योजना का नाम याद रखना है। महिला सशक्तिकरण से कोई संबंधित टॉपिक आता है तो, या फिर महिला अधिकारों के प्रति राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पूछता है, तब भी आपको ये योजना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वन डे एग्जाम, मेंस आंसर राइटिंग, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, विविध है, मिसलेनियस है। सबसे पहले अगर देखें तो 29 जुलाई को हमने क्या मनाया, इंटरनेशनल टाइगर डे, बाघ दिवस। तो इस दिन के संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, तो केंद्र सरकार जो है, हमारी केंद्र सरकार की पर्यावरण मंत्रालय जो है, उसने एक डाटा रिलीज किया जिससे हमें पता चला कि राज्य में अब तक जो बाघों की संख्या 19 थी वो बढ़ करके 25 हो गई है। हालांकि मैं बता दूं कि 2-3 साल पहले इसकी संख्या 46 हुआ करती थी, फिर अचानक से एक सर्वे आया जिसमें इसकी संख्या 19 हो गई और अब 19 से बढ़ के 25 हो गई। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन सा स्टेट रहता है, लेकिन इसी संबंधित, इसी से रिलेटेड क्योंकि ये टॉपिक है, तो हम देख लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो हमको पता है कि राज्य में टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है, दूसरा आपका उदयंती सीता नदी है, तीसरा अचानक मार है और चौथा जो है वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है देश का 53वां आपका टाइगर रिजर्व है और अभी देश में जो है टोटल 53 टाइगर रिजर्व ही हैं।
नेशनल टाइगर अथॉरिटी NTA जो है इस चीज को डिक्लेयर करता है कि कौन टाइगर रिजर्व बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो इतने अपडेट्स आपको पता रखने हैं। इसके अलावा टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चलाया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि 1972 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ये एक अम्ब्रेला एक्ट है और इसके तहत बहुत सारे फिर अलग अलग जानवरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए गए। उसी में से एक था प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इसका IUCN स्टेटस अगर हम देखें तो इंडेंजर्ड है, विलुप्त प्राय है, और विश्व में अगर 70% बाघों की संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। बाघों की कुल संख्या अगर वर्तमान में देखें तो वो कितनी है, तो वो है लगभग 2900। अगर आप NCERT का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20वीं सदी के शुरुआत में लगभग सन 1900 के आसपास अगर देखें तो देश भर में बाघों की कुल संख्या 55,000 थी, जो 1972 आते आते मात्र 1800 रह गया। इसी वजह से हमको ये स्कीम चालू करना पड़ा प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके तहत अलग अलग टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज लाई गई, उनके हंटिंग एंड पोचिंग को बैन किया गया। तो इसके परिणाम स्वरूप अब वर्तमान में देखें तो बाघों की संख्या थोड़ी बढ़ी है, 2900 हो गई है। एक फैक्ट और है कि मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है उसको बाघ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक बाघ जो हैं आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये विविध का पहला टॉपिक था। विविध का दूसरा टॉपिक देखें तो बैकुंठपुर जो आपका कोरिया जिला में है, वहां पे 18 दिनों के भीतर दूसरी बार भूकंप आया है। हम कारण को समझ लेते हैं कि उसी जोन में हमारे यहाँ भूकंप क्यों आता है। देश भर में कुल कितने भूकंप जोन होते हैं, तो देश भर में टोटल 4 भूकंप जोन होते हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 5 जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है। जितने भी लाल डॉट्स आपको दिख रहे हैं, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये आपका थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, उत्तराखंड का हिस्सा और ये गुजरात का हिस्सा, ये सारा जो है आपके जोन 5 में बिलोंग करता है। इसके अलावा जितना ये लाल के बगल में ये वाला कलर देख रहे हैं, ये आपके जोन 4 का पार्ट है। ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं ये जोन 2 है, इसको वर्तमान में सेफेस्ट माना जाता है। और जोन 3 जो है जोन 4 से थोड़ा सा कम, लेकिन ये भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है। अगर ये आप ये मैप को अच्छे से देख पा रहे होंगे तो छत्तीसगढ़ का ज्यादातर हिस्सा जो है वो जोन 2 का पार्ट है, जो बिल्कुल सेफ जोन है। अभी मैं जहां खड़ा हूं रायपुर, ये जोन 2 का पार्ट है। अगर आप सरगुजा संभाग में रहते हैं और सरगुजा संभाग के भी पर्टिकुलरली कोरिया, बैकुंठपुर वाले एरिया, मनेन्द्रगढ़ वाले एरिया में रहते हैं, तो ये जो है आपका जोन 3 के तहत आता है। जोन 3 थोड़ा सा क्या बोलते हैं सेंसिटिव होता है अर्थक्वेक के तरफ। इसके अलावा क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े कोल ब्लॉक्स हैं, कोयले की खदानें हैं, इसलिए अर्थक्वेक जब आता है तो उससे नुकसान भी यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। तो ये अर्थक्वेक 2 बार आया है, तो इसी बहाने आप ज्योग्राफी में बेसिक रिवीजन कर लेंगे कि अर्थक्वेक क्यों होता है, सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं, पी वेव, एस वेव क्या होता है, अर्थक्वेक के कितने जोन हैं, छत्तीसगढ़ किस जोन में आता है। वैसे मैंने बता ही दिया कि छत्तीसगढ़ जोन 2 का पार्ट है, और सिर्फ जो ये कोरिया, मनेन्द्रगढ़, थोड़ा सा सूरजपुर का आपका वेस्टर्न पार्ट, अगर इतने को देखें तो ये जो है जोन 3 का पार्ट बनता है। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए। विविध में कुछ और टॉपिक हैं जिसको हम देख लेते हैं कि प्रदेश का पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज, अब तक स्कूलों की बात होती थी, आत्मानंद स्कूलों की बात होती थी, अब शासकीय अंग्रेजी माध्यम कॉलेज की बात हो रही है। ये कहाँ खोला जाएगा, तो रायपुर में, जो हमारा नालंदा परिसर है उसके बगल में संस्कृत महाविद्यालय है, वहीं इस अंग्रेजी माध्यम कॉलेज को स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा अगर देखें तो जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका नाम अब किसके नाम पे किया गया है, तो झाड़ा सिरहा जी के नाम पे कर दिया गया है। झाड़ा सिरहा जी 1876 जो मुरिया रिवॉल्ट हुआ था, मुरिया विद्रोह हुआ था बस्तर में, उसके नेतृत्व करता थे, उसके लीडर थे। तो इसी बहाने आप जितने भी आदिवासी विद्रोह राज्य में हुए हैं समय समय पे, उसका नाम, उसके नेतृत्वकर्ता का नाम, उस समय जो आपके काकतीय शासक थे उनका नाम, और होने कारण क्या हुआ, टाइमलाइन कब से कब तक हुआ, उन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, तो इसको आप देख लेंगे। महासमुंद मेडिकल कॉलेज को इसी सत्र से 100 सीटों की मान्यता दे दी गई है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि प्रदेश में टोटल कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने सीट्स हैं। तो जब शिक्षा का टॉपिक आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उससे एक इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक है। अब कुल 1470 सीट्स राज्य में हो गई हैं मेडिकल की। छत्तीसगढ़ी फिल्म महोत्सव रायपुर में मनाया गया। जैसे आप जानते हैं कि आपका नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ी फिल्म महोत्सव भी इस बार मनाया गया। राज्य सरकार ने ऑलरेडी फिल्म पॉलिसी लागू की हुई है। इसी फिल्म जो सिटी भी आपके नया रायपुर में बनने वाला है,
राष्ट्रीय अवार्ड कोई जीत के आती है अगर छत्तीसगढ़ की फिल्म, उसको 1 करोड़, इंटरनेशनल अवार्ड जीतती है तो 5 करोड़ का प्रावधान ऑलरेडी बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है? ताकि छत्तीसगढ़ी जो रीजनल फिल्म है इसको बढ़ावा दिया जा सके। फिल्म पॉलिसी को मैंने काफी डिटेल में पहले ऑलरेडी कवर किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं हमारे वीडियोज में जाकर के। और क्या है, तो पहली फिल्म कौन सी थी, उसके संगीतकार कौन से थे, इन सब से सवाल बन चुका है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का छत्तीसगढ़ी भाषा के डेवलपमेंट में योगदान जो है आपके मेंस के पेपर 1 भाषा में पूछा जाता रहा है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आज का लास्ट हमारा टॉपिक है वो है ग्रिट अवार्ड। ग्रिट अवार्ड भी मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि ये किनको मिलने वाला है, तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, इसके अलावा बकावंड और डोंगा नाला वनधन केंद्र जो है, इन तीनों को संयुक्त रूप से ये ग्रिट अवार्ड दिया जा रहा है। ये कहाँ दिया गया? ये सिंगापुर में दिया गया। और उससे निकल करके एक महिला सशक्तिकरण की बहुत ही शानदार तस्वीर निकल के आई है, जिसमें बकावंड और डोंगा नाला की जो वनधन केंद्र की संचालिकाएं हैं वो सिंगापुर यात्रा में जा रही हैं फ्लाइट से। तो ऐसे राइटिंग में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको बिल्कुल आप मेंशन करें। और इसके अलावा कभी महिला सशक्तिकरण या फिर वन लाइनर क्वेश्चन भी अगर आता है कि ग्रिट अवार्ड किसको दिया गया या ग्रिट अवार्ड कहाँ दिया गया या कौन से वनधन केंद्र को दिया गया, तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। आज का करंट अफेयर हमारा इतना ही था। आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे दूं कि हमारे कोचिंग के द्वारा एक राज्य स्तरीय ज्ञान समर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसका आयोजन 21 अगस्त को किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुकी है। उसका लिंक मैं आपको इसके कमेंट बॉक्स में शेयर करवा दूंगा, वहां से जा करके आप फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम फीस है 30 रुपीज, और ये राज्य भर के 5 अलग अलग सेंटर सभी संभाग मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। और इसमें टॉप 10 पे आने पे आपको बहुत सारे आकर्षक इनाम दिए जाएंगे, जैसे कि पहला अगर आप आते हैं तो आपको एक टैब दिया जाएगा, दूसरा अगर आते हैं तो स्मार्टफोन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा भी टॉप 10 को बहुत सारे आकर्षक इनाम हैं। तो इसका आयोजन कब होगा? तो 21 अगस्त को। आप जब फॉर्म भरते हैं, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिटेल्ड इसका पूरा सिलेबस भी आपके साथ में शेयर कर दिया गया है। अभी 20 दिन का समय है, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑलरेडी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो होती हैं पीएससी, और उससे रिलेटेड फ्री एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो टोटल 18 टेस्ट हैं, जिसमें 6 टेस्ट ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। उसका आखिरी टेस्ट जो है आपका 6 अगस्त को, आपका 7th टेस्ट जो है 6 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उसका सारा सिलेबस और सारा चीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से जाके आप विजिट कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मिल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।